किसी भी बड़े संगठन, जैसे मान लीजिए एक राष्ट्रीय बैंक, उसकी सबसे संवेदनशील नीतियों में से एक होती है सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार की सहायता करना। बिल्कुल। ये एक ऐसा पल होता है जहां कॉरपोरेट नियम और मानवीय संवेदनाएं आकर मिलती हैं। हाँ, और आज हम भारतीय स्टेट बैंक के एक ऐसे ही सर्कुलर की आप कह सकते हैं बारीकियों को समझेंगे। ये सर्कुलर 4 सितंबर 2020 का है और पहली नज़र में ये एक सामान्य कॉरपोरेट दस्तावेज जैसा लगता है। शीर्षक है अनुकंपा नियुक्ति के बदले में अनुग्रह राशि, मतलब एक्स ग्रेशिया के भुगतान की संशोधित योजना। लेकिन जैसा हम अक्सर देखते हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। हाँ, बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ इस सर्कुलर को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि संकट के समय एक इतना बड़ा संगठन सोचता कैसे है, वो प्रतिक्रिया कैसे देता है। इसे एक परिवार की नज़र से देखना होगा। हाँ, जिसने अपना कोई खो दिया है, उसे सबसे पहले क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए और भविष्य के लिए क्या। ये सर्कुलर मुझे लगता है इन तीनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सिर्फ वित्तीय मदद की बात करता है या उससे कहीं कहीं आगे जाता है। और यहीं से हम शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसी बात है जो मुझे पहली बार पढ़ते ही चौंका गई थी। अच्छा। ये योजना सिर्फ एकमुश्त मोटी रकम देकर खत्म नहीं हो जाती। इसके दूसरे हिस्से में मृतक कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए एक पूरी तरह से नई और विस्तृत योजना है, जो दिखाती है कि बैंक सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले 15-20 सालों की सोच रहा था। तो चलिए इस सोच की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। हाँ, ये जरूरी सवाल है, क्योंकि सर्कुलर की शुरुआत में ही 4 अगस्त 2005 के एक पुरानी योजना का जिक्र है। तो ये कोई नई चीज तो थी नहीं। एक पुरानी नीति को ही बदला जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसे बदलने की इतनी जल्दी थी? इसका जवाब सर्कुलर की भाषा में ही छिपा है। इसमें साफ लिखा है कि 27 अगस्त 2020 को हुई बैंक की सेंट्रल बोर्ड की बैठक में चल रही महामारी की पृष्ठभूमि में इस पर विचार विमर्श हुआ। अच्छा। ये जो वाक्यांश है महामारी की पृष्ठभूमि में, ये इस पूरे दस्तावेज की कुंजी है। ये कोई रूटीन प्रशासनिक अपडेट नहीं था, ये एक आपातकालीन प्रतिक्रिया थी। मतलब उस समय जो असाधारण हालात थे। हाँ, उन्होंने इस बदलाव को जन्म दिया। लेकिन कई कंपनियां संकट के समय बयान जारी करती हैं, नीतियां बनाती हैं। इसमें क्या अलग था? इसमें जो सबसे बुनियादी बात है वो इसके शीर्षक में है, अनुकंपा नियुक्ति के बदले में अनुग्रह राशि। हाँ, इसका क्या मतलब है? देखिए, कई दशकों तक भारत में सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों में यह परंपरा थी कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाती थी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। लेकिन समय के साथ इसमें कई व्यवहारिक दिक्कतें आने लगीं। तो ये सर्कुलर उस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करके एक नई वित्तीय सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित करता है। अच्छा, तो ये नौकरी के बदले पैसे की एक स्थापित नीति है, कोई विकल्प नहीं। और इसे लागू करने की तारीख भी कुछ कहती है ना? बिल्कुल। सर्कुलर सितंबर 2020 में आया, लेकिन इसे पूर्वव्यापी रूप से यानी 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। अप्रैल 2020। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि बोर्ड ये सुनिश्चित करना चाहता था कि महामारी की पहली लहर के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई, उनके परिवारों को भी इस बढ़ी हुई और बेहतर योजना का लाभ मिले। तो ये सिर्फ नीति बनाना नहीं था? नहीं, ये उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश थी जो पहले ही त्रासदी झेल चुके थे। ठीक है, तो ये साफ है कि ये बदलाव बहुत सोच समझ कर किया गया था। लेकिन असली कहानी तो हमेशा आंकड़ों में होती है। देखते हैं कि कागज पर इस बेहतर सुरक्षा का मतलब असल में कितने लाख रुपए था। और आंकड़े वाकई में एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। मैं यहाँ तालिका देख रहा हूँ। सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए रकम 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। क्लरिकल स्टाफ के लिए 12 लाख से 15 लाख। ये ठीक है, एक अच्छी बढ़ोतरी है, लेकिन एक मिनट, मैं ये सही देख रहा हूँ? क्या हुआ? वरिष्ठ अधिकारियों जैसे TGEX 6 और 7 ग्रेड के लिए रकम पहले अधिकतम 14 लाख रुपए थी और अब सीधे 30 लाख रुपए। जी हाँ, 30 लाख। ये तो 2 गुने से भी ज्यादा है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये अनुपात कुछ अजीब नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और ये पहली नज़र में असमानता जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे 2 बहुत गहरे कारण छुपे हैं। अच्छा। पहला कारण शब्दों के एक छोटे से बदलाव में है। पुरानी योजना में अधिकतम यानी मैक्सिमम शब्द का इस्तेमाल था। नई योजना में निश्चित एक मुश्त यानी फिक्स्ड लंप सम लिखा है। एक मिनट, अधिकतम से निश्चित करना, ये तो बस शब्दों का खेल लग रहा है।
क्या इससे जमीन पर वाकई कोई फर्क पड़ता है जब परिवार पहले से ही इतने तनाव में हो? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अधिकतम 14 लाख का मतलब है कि आपको 14 लाख भी मिल सकते हैं, 12 भी या 10 भी। अच्छा। ये कई शर्तों पर निर्भर करता था और इसमें एक अनिश्चितता थी। शोक में डूबे परिवार को ये नहीं पता होता था कि उन्हें असल में कितनी ही मदद मिलेगी। लेकिन निश्चित 30 लाख का मतलब है कि कोई किंतु परंतु नहीं, कोई भ्रम नहीं। मतलब आपको ठीक 30 लाख रुपए मिलेंगे? बिल्कुल। और ये वित्तीय स्पष्टता उस मुश्किल समय में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सहारा है। ये बात तो सही है। अनिश्चितता किसी भी संकट को और बढ़ा देती है। लेकिन मेरे मूल सवाल पर वापस आते हैं, इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों? 14 से सीधे 30 लाख? यहाँ दूसरा और रणनीतिक कारण सामने आता है। इसे सिर्फ एक मुआवजे के तौर पर मत देखिए। वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन, उनकी जीवन शैली, उनके बच्चों की शिक्षा का स्तर, सब कुछ एक अलग स्तर पर होता है। उनकी अचानक मृत्यु से परिवार के जीवन स्तर में जो गिरावट आती है वो बहुत बड़ी होती है। ये बढ़ी हुई राशि उस गिरावट को रोकने के लिए एक मजबूत शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। अच्छा। लेकिन इसका एक और पहलू है। वो क्या? ये सिर्फ उस परिवार के लिए नहीं है जो चला गया, ये उन वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी एक संदेश है जो अभी भी संगठन में काम कर रहे हैं। ये बैंक की तरफ से एक मौन वादा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो हम आपके परिवार को इस स्तर पर सहारा देंगे कि उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मतलब ये सिर्फ मुआवजा नहीं है? नहीं, ये संगठन के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक रिटेंशन टूल और विश्वास बनाने का एक शक्तिशाली जरिया भी है। मतलब ये एक आंतरिक संकेत भी है, उतना ही जितना एक बाहरी सहायता उपाय है। ये दिलचस्प है। बिल्कुल। और पैसों की बात करें तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है? हाँ, सर्कुलर साफ करता है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु कोविड-19 से होती है तो इस अनुग्रह राशि के अलावा परिवार को 20 लाख रुपए का एक अतिरिक्त नकद मुआवजा भी मिलेगा। मतलब एक वरिष्ठ अधिकारी के मामले में ये रकम 30 लाख प्लस 20 लाख यानी 50 लाख तक हो सकती है। जी हाँ। एक बहुत बड़ी वित्तीय सुरक्षा है। ठीक है, तो एकमुश्त राशि उस पहले और सबसे बड़े झटके को संभालने के लिए है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एकमुश्त पैसा बहुत तेजी से खर्च भी हो सकता है। हाँ, खासकर अगर कोई बड़ा कर्ज या देनदारी हो। बिल्कुल। तो दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए क्या? यहीं पर ये नीति मुझे वाकई बहुत सोची समझी लगती है। हाँ, क्योंकि नीति बनाने वालों ने ये समझा कि एकमुश्त रकम समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है। असली चुनौती होती है मासिक आय का अचानक रुक जाना। और इसी का समाधान है पहला प्रावधान। परिवार को 12 महीने तक या कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की अनुमानित आयु तक, जो भी पहले हो, पूरा वेतन मिलता रहेगा। ये कमाल की बात है ना? इसका मतलब है कि घर का चूल्हा तुरंत ठंडा नहीं पड़ेगा। परिवार को अपने वित्तीय मामलों को समझने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए पूरे 1 साल का वक्त मिलेगा। इसे एक सैलरी ब्रिज कह सकते हैं। ये त्रासदी और नई वास्तविकता के बीच एक पुल का काम करता है। बिल्कुल। ये सिर्फ मानवीय ही नहीं बल्कि बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण है, क्योंकि अगर आय बंद होने के ठीक बाद आपको घर भी खाली करने को कह दिया जाए तो एक दोहरा संकट खड़ा हो जाता है। हाँ, वित्तीय संकट के साथ साथ एक मानसिक संकट भी। ये उस दोहरे दबाव को कम करता है। और आपने घर की बात छेड़ी। दूसरा प्रावधान उसी से जुड़ा है। सुपरवाइजिंग स्टाफ के मामले में जिन्हें बैंक की तरफ से आवास मिलता है, उन्हें घर में रहने की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 5 महीने कर दी गई है। ये शायद पन्नों पर एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उस परिवार के लिए इसका क्या मतलब होगा। बिल्कुल। शोक के उस माहौल में 60 दिनों के अंदर एक नया घर ढूंढना, सामान पैक करना, बच्चों का स्कूल बदलना, ये अपने आप में एक त्रासदी है। हाँ, ये तो है। 5 महीने का समय उन्हें ठहर कर, सोच समझकर, बिना किसी दबाव के अपने लिए नई व्यवस्था करने की मोहलत देता है। ये पैसे से ज्यादा कीमती चीज है। ये समय और मानसिक शांति है। और इन दोनों के साथ तीसरा स्तंभ है पारिवारिक पेंशन, जो बैंक के नियमों के अनुसार मिलती रहेगी। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, एक मुश्त राशि, 1 साल का वेतन, 5 महीने तक रहने के लिए घर और जीवन भर के लिए पारिवारिक पेंशन, ये तो एक जबरदस्त सुरक्षा कवच तैयार करता है। सही कहा। ये एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली है। बैंक ये नहीं कह रहा कि ये लो पैसे और हमारी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, बैंक कह रहा है हम आपके साथ हैं अभी, अगले साल और उसके बाद भी। ये दृष्टिकोण ही सर्कुलर को खास बनाता है। इसने तात्कालिक और मध्य अवधि की चिंताओं का तो ध्यान रख लिया, लेकिन ये सर्कुलर इससे भी एक कदम आगे जाता है और परिवार के भविष्य की नींव रखने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और यहीं पर इस सर्कुलर का वो हिस्सा आता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया।
मृतक कर्मचारी के बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता योजना। ये इस सर्कुलर का सबसे प्रगतिशील और दूरदर्शी हिस्सा है। ये दिखाता है कि संगठन की जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारी तक नहीं, बल्कि उनके जाने के बाद उनकी विरासत यानी उनके बच्चों के भविष्य के प्रति भी है। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में। हाँ, जहाँ कमाने वाले की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा डर बच्चों की पढ़ाई रुकने का होता है। ये योजना उस डर को सीधे तौर पर खत्म करती है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? ये योजना काम कैसे करती है? सबसे पहले ये स्थायी कर्मचारियों के 2 आश्रित बच्चों को कवर करती है और इसका कवरेज बहुत व्यापक है। बच्चे की 3 साल की उम्र से शुरू होकर 21 साल की उम्र या ग्रेजुएशन पूरा होने तक, जो भी पहले हो। मतलब लगभग पूरी शिक्षा यात्रा को ये कवर करता है। जी। और वित्तीय सहायता कितनी है? क्या ये नाम मात्र की है या इससे सच में फर्क पड़ता है? नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण रकम है। इसे शिक्षा के चरणों के हिसाब से बांटा गया है। प्रति बच्चा प्रति माह। कक्षा 2 तक 2,000 रुपए, कक्षा 5 तक 3,000 रुपए, कक्षा 12 तक 5,000 रुपए और ग्रेजुएशन के दौरान 7,500 रुपए। एक मिनट, अगर किसी के 2 बच्चे मिडिल और हाई स्कूल में हैं तो ये 5,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए, मतलब 10,000 रुपए प्रति माह हुआ। बिल्कुल। छोटे शहर और कस्बों में तो ये रकम किसी भी अच्छे स्कूल की फीस और अन्य खर्चों को आराम से कवर कर सकती है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि पैसों की कमी के कारण किसी बच्चे को अपनी शिक्षा से समझौता न करना पड़े। और इसमें एक और खास बात है। क्या? मैंने ध्यान दिया कि सर्कुलर में लिखा है कि ये सहायता पति पत्नी की आय से स्वतंत्र है। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा। ये इस बात को स्वीकार करता है कि भले ही जीवित साथी कमा रहा हो, बच्चों की शिक्षा पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए है, बिना किसी शर्त के। हाँ, और इसमें वही शर्त लागू होती है जो पूरी नीति का आधार है। ये योजना वहां लागू नहीं होगी जहां अनुकंपा नियुक्ति दी गई हो। बिल्कुल। ये फिर से के बदले में वाले सिद्धांत को मजबूत करता है। मतलब या तो आप एक सदस्य के लिए नौकरी लें या फिर पूरे परिवार के लिए ये व्यापक वित्तीय और शैक्षिक सुरक्षा कवच। और ये स्पष्टता बहुत जरूरी है ताकि कोई भ्रम न रहे। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम देख रहे हैं कि बैंक ने एक संकट का जवाब एक 3 स्तरीय रणनीति से दिया है। हाँ, पहला स्तर है तत्काल वित्तीय झटके को संभालना, जिसके लिए एक बड़ी निश्चित और बड़ी हुई एकमुश्त रकम दी गई। दूसरा स्तर है परिवार को संभलने के लिए वक्त और स्थिरता देना, जिसके लिए 1 साल का वेतन, घर में रहने के लिए अतिरिक्त समय और आजीवन पेंशन का प्रावधान है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तर है भविष्य को सुरक्षित करना। ये सुनिश्चित करना कि त्रासदी की छाया बच्चों के भविष्य पर ना पड़े, जिसके लिए एक दीर्घकालिक शिक्षा सहायता योजना बनाएगी। बिल्कुल। अगर हम इन सब को जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक बेहतर लाभ पैकेज नहीं है, ये तो कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की परिभाषा को ही बदल देता है। सही कहा। पुराना मॉडल लेन देन पर आधारित था। आप काम करते हैं, हम वेतन देते हैं, कुछ हो जाता है तो ये रहा आपका एकमुश्त मुआवजा। हाँ, एक तरह से हिसाब बराबर। लेकिन ये नया मॉडल एक तरह से संरक्षक या गार्जियन का है। ये कहता है कि संगठन का अपने कर्मचारी के परिवार, खासकर अगली पीढ़ी के प्रति एक निरंतर कर्तव्य है। ये मुआवजे से देखभाल की ओर एक बड़ा बदलाव है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये नीति 2020 में महामारी के असाधारण संदर्भ में बनाई गई थी। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक संकटकालीन प्रतिक्रिया थी जिसे हालात सामान्य होने पर भुला दिया जाएगा, या ये कॉर्पोरेट कल्याण का एक नया मानक है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और इससे जुड़ा एक और सवाल भी है। भारतीय स्टेट बैंक एक विशाल वित्तीय रूप से मजबूत संगठन है जो इस तरह की व्यापक योजना का भार उठा सकता है। लेकिन बाकी कॉर्पोरेट जगत का क्या यह मानवीय दृष्टिकोण छोटे और मध्यम आकार के संगठनों के लिए भी संभव है? मतलब अपने कर्मचारियों के परिवारों के प्रति जिम्मेदारी और अपनी खुद की वित्तीय स्थिरता के बीच सही संतुलन खोजना। शायद यही आने वाले समय में भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।